कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आईने के इस अंक में आप सभी हमारे नाजरीन का बेहद स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की श्रृंखला के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर और बेहद मशहूर भजन सिंगर कुमार विशु के नाम से, लेकिन हम उनको विष्णु भटनागर जी भी जानते हैं, आज उनको लेकर आए हैं और एक बहुत ही खूबसूरत दिलचस्प मुलाकात का दौर अब अगले के कुछ क्षण जो बिताने जा रहे हैं उसमें होने जा रहा है। कुमार विशु जिस तरीके से बताया कि एक बहुत ही प्रसिद्ध भजन सिंगर हैं, बल्कि उनकी प्रसिद्धि का तो बल्कि मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमंग द 5 बेस्ट, जो कि हमारे पॉपुलर सेलिंग, जो हमारे एल्बम्स के नाम से जो नाम रहे हैं अभी तक हमारे गाने के, जो पिछले 11-12 सालों से चल रहे हैं, अनूप जलोटा जी हैं, सुरेश वाडकर जी हैं, अनुराधा पोडवाल जी हैं, लखविंदर सिंह लखा जी के नाम आते हैं। उसी तरीके से हमारे कुमार विशु जी का नाम, तो आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि इतने बड़े सिंगर को, और खासकर डिवोशनल भक्ति जो सिंगिंग में बड़े मशहूर रहे हैं देश विदेश, आप किसी भी कस्बे में, कल्चर में, गांव में, शहर में, महानगर में जाएंगे, उनके भजन या तो टेलीविजन पे या कैसेट्स में या सीडीज में सुनते रहते हैं। तो आइए आज की मुलाकात कराते हैं। 9 जून 1966 में मुंबई में जन्मे कुमार विशु भारतीय भक्ति संगीत के एक जाने माने गायक हैं और कई हिंदी डिवोशनल मूवीज और टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं। कुमार विशु अब तक 200 से ज़्यादा डिवोशनल एल्बम्स में लीडिंग सिंगर्स के साथ बड़ी म्यूज़िक कंपनीज के बैनर में गा चुके हैं, जिनमें शामिल हैं टी सीरीज, HMV, वीनस, सोनोटेक, केवीसी म्यूजिक, सारेगामा। हिंदी के अतिरिक्त कुमार विशु कई दूसरी भाषाओं में भी गा चुके हैं, जिनमें पंजाबी, राजस्थानी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस शामिल हैं। MDU यूनिवर्सिटी रोहतक से संगीत में MA वोकल म्यूजिक और दिल्ली यूनिवर्सिटी से MPhil वोकल म्यूजिक करने के बाद कुमार विशु ने देश विदेश में अनेकों प्रोग्राम दिए हैं। उनके टी सीरीज के एल्बम्स रामायण की चौपाइयाँ और प्यासे को पानी पिलाया नहीं डिवोशनल एल्बम कैटेगरी में बेस्ट सेलर माने जाते हैं। भक्ति संगीत के अलावा कुमार विशु गीत, गजल, सेमी क्लासिकल भी खूबसूरती से गाते हैं। गायन के साथ साथ आपने सिंगिंग और इंस्ट्रूमेंटल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी स्थापित की हुई है। नेमीफेस्ट 1985 के गोल्ड मेडलिस्ट रहे कुमार विशु को अनेकों सम्मानों से भी नवाजा गया है, जैसे प्रेसिडेंट अवार्ड, सिनेमा सेंचुरी अवार्ड, राजधानी रत्न, भजन सम्राट, भक्ति शिरोमणि। कुमार विशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बोलते आईने के इस अंक में, और मैं हूं आपका दोस्त सैमसन डेविड जी। कुमार विशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये जो मैंने एक छोटी सी भूमिका बताई, जी जी जी, बहुत जमाने के बाद मैं आपके दर्शन देख रहा हूं, बल्कि आपसे 36 साल का हमारा पुराना नाता रहा है। पूरी जर्नी हमने बड़ी सूक्ष्म दर्शिता से आपको देखी है कि किस तरीके के, कहां से कहां पे आप पहुंच गए, यानी जिसे कहते हैं फर्श से अर्श तक पहुंच गए। लेकिन बात वही मिठास आपके मृदुल, आपकी सहज पर्सनैलिटी के अंदर, और इस तरीके पर्सनैलिटी के, बल्कि लोग तो कहां से कहां पहुंचने के बाद बात भी नहीं करते हैं सही ढंग से। कहते हैं ना कि रुतबा जितना ऊंचा होगा वो भी कितना तनहा होगा, वो बात नहीं है। आप तो सब में घुल मिलकर, और आज आपने हमको जो टाइम दिया है वो मैं जानना चाहूंगा। जबकि डिवोशनल सिंगिंग में विशेषकर आपकी डिवोशनल सिंगिंग के अलावा हमें तो ये पता है सुगम संगीत की कई जो कि जॉनरा हैं, चाहे वो आपका गीत हो, गजल हो, भजन हो, शबद हो, फोक हो,
हर तरीके की उस पे आपकी मशहूरी बाकायदा है। लेकिन डिवोशनल सिंगिंग में हमने जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें आपकी एक बहुत बड़ी यात्रा रही है। तमाम यात्रा के बारे में आप बताइए कि आपने किस तरीके से इस सफ़र को तय करा आपने इस दौर में? थैंक यू सो मच डेविड सर फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। मेरा तारुफ इतने अच्छे अल्फाजों में आपने कराया कि मैं आज अपने आप को धन्य समझता हूं कि आपके माध्यम से मैं बोलता आईना के तमाम दर्शकों से जुड़ पा रहा हूं। जी। सभी को मेरा नमस्कार। आपने मेरे संगीत के सफर की बात की। इससे पहले मैं एक अशार कहना चाहूंगा कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। वाह, 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 जिंदगी वाह! दी है तो तो जीने का जीने का हुनर हुनर भी भी देना, देना। पाँव पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। हाँ, 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 हाँ। गुफ्तगू तुमने सिखाई है, हाँ, हाँ, हाँ। गुफ्तगू तुमने सिखाई है, मैं तो गूंगा था, हाँ, अब हाँ, मैं हाँ। बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। क्या बात है! क्या गज़ब! क्या गज़ब! मज़ा आ गया। वाह, 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 वाह! सर आप जैसे एक्सपीरियंस लोगों के साथ कॉलेज डेज से ही जुड़कर अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। सभी बड़े गुरुओं से सीख कर आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। जहाँ तक संगीत के सफर की बात है, आप सभी मेरे विषय में जानते हैं डेविड सर, मैं हुँ। कहाँ से मैंने शुरू किया और कहाँ आज इस मुकाम तक पहुंचा जी। हूँ। तो यदि केवल संगीत के सफर की बात है तो मैं इतना ही कहूंगा कि मुंबई में जन्म लेकर और मुंबई से कहाँ मैं हरियाणा और हरियाणा से फिर दिल्ली और दिल्ली से फिर मुंबई, हाँ, हाँ। इंसान को ऊपर वाला कहाँ से कहाँ और कितना सफर कराता है। एक सफर होता है SUFFER और एक होता है सफर यानी यात्रा। क्या बात है! तो मेरी ये जिंदगी की जो यात्रा रही बहुत सुखद रही। ईश्वर की कृपा से मुझे कभी सफर करना नहीं पड़ा। अरे और वाह! बहुत अच्छा। संघर्ष का दौर हर कलाकार के जीवन में आता है, जी, लेकिन मैं जी, उसे बिल्कुल बड़ी आता ही है। आत्मविश्वास से पार कर गया। हुँ, 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 हुँ। नहीं, बिल्कुल ठीक है, जिस तरीके से आपने फरमाया कि मुंबई मायानगरी में आपका जन्म हुआ और आपके फ़ादर की शायद ट्रांसफ़रेबल जॉब थी और बाद में जी, सोनीपत आए और जी, सोनीपत के आप वहाँ विद्या मंदिर के आप स्कूल में थे और मैं इस बात जी, को इसलिए कह रहा हूँ और बाद में आप सोनीपत के हिंदू कॉलेज में आए और हिंदू कॉलेज से लेकर फिर आप महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जिसे एमडी यूनिवर्सिटी बोलते हैं, वहाँ आए और एमडी यूनिवर्सिटी के बाद आपने एमफिल दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी कृष्णा बिष्ट जी के अंडर में वहाँ पे जहाँ पर प्रोफेसर देबू चौधरी साहब जो थे वो डीन थे फैकल्टी ऑफ म्यूजिक। तो ये तमाम एक यात्रा तो है, लेकिन मैं बड़ी अच्छी बात आपने जो बता दी कि सोनीपत गए और सोनीपत से मेरा भी बड़ा रोल रहा है। शुरू के मैंने 8 साल पहली क्लास से 8वीं कक्षा सोनीपत में वहाँ जी। पर मिशन स्कूल है, वहाँ की यादें अभी भी है और अरे आपका वाह! शायद कॉलेज बिल्कुल बिल्डिंग टच करते हुए हमारे भी है। तो ये बड़ी अच्छी आपने याद रिकॉल करा दी कि सोनीपत की और सोनीपत की सादगी जो है, वो वहाँ पे बहुत सीखने को मिली। हमारे ज़माने में जो हम पढ़ते थे 63 से मैं पढ़ता था तो पंजाब में था जी, और उस जी, लिए मेरे को गुरुमुखी भी आ गई, बोलना भी आ गया, सब आ गया। बाद में ये शायद जी, 69 में इसको ये बन गया हरियाणा में। तो अब मैं उस दौरान में भी वहाँ पर रहा और सन 77 1970 तक रहा। तो ये बड़ी अच्छी बात बताई और फिर आप दिल्ली में आ गए थे और दिल्ली में फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक में आए। लेकिन उससे पेशतर मैं जानना चाहूँगा बल्कि और भी पहले क्योंकि मैंने राम की चौपाइयाँ की जिस तरीके से ज़िक्र करा क्योंकि हमारा जो आज का इंटरव्यू ज़्यादा हमारे जितने भी ये नाज़रीन हैं, उनके फ़ायदे के लिए भी हो, आपका जो मशहूर राम की चौपाइयाँ रही हैं, कुछ आप प्लीज़ गा के हमको सुनाएँगे तो हम बड़े धन्य हो जाएँगे क्योंकि बिल्कुल एक सर। ऐसा शख्स मैं जो कि जी, 200 एल्बम जिसके निकल चुके हैं बल्कि ज़्यादा, उसको सुनना चाहेंगे। जीवन का पहला भजन यदि मैंने कुछ गाया था तो वो ये रामायण की चौपाइयाँ थी। मैं अच्छा। कभी नहीं सोचा था कि पहला ही भजन, पहली बार में गाई गई ये चौपाइयाँ मुझे भक्ति संगीत में एक मुकाम दे देंगी। आइए मैं सुनाता हूँ। धीर परी प्रभु भक्त पुकारे, वीर परी प्रभु भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे, राम
सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। सिया राम जय जय राम सिया राम वाह वाह वाह, धन्य हो गए, धन्य हो गए हमारे This is how जितने I भी। started my journey. जी जी, हमारे श्रोताओं ने जो सुना होगा, और वाकई में जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, और बल्कि मुझे ये भी याद आता है जब मैं आपका कुछ देख रहा था बैकग्राउंड, के आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से वोकल म्यूजिक में जब आपने एमफिल करी, और उस वक्त के बाद आप वोकल म्यूजिक को सिखाने के लिए एक स्कूल में चले गए थे, और वहां पर बच्चों को ट्रेन करते रहे, और उसी वक्त आपको एक टी सीरीज की वजह से एक ऐसा बड़ा ऑफर मिला, क्योंकि उससे पेशतर शायद मैं भी सुनता था कि आप चंदा कैसेट से शायद और सोनोटेक से गाते थे, जो बाद में आप टी सीरीज ने आपको अडॉप्ट करा, और वहां पर से आपकी शोहरत जो बढ़ी है, इतनी कैसेट्स, इतने एल्बम आपके निकले कि पूरे विश्व में आपका नाम चला गया, और लोग जो हैं आपको टेलीविजन पे, इवन फिल्म स्क्रीन पे आपको लगातार देखते रहे, और ये इतनी मशहूरी आपने प्राप्त करी, और सादगी वहीं की वहीं आपकी जमी रही, ये एक बड़ी बात है। और यहां से मैं जोड़ना चाहूंगा एक बड़ी बात, कि एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक में पढ़ते थे, और वहां पर हिंदू कॉलेज सोनीपत में जो था, वहां पर आप पढ़ रहे थे। ये बात है आज से 36 साल पहले की, 1985 नवंबर 6 से 10 की बात है, मुझे याद आ गया। वहां पर एक अंतरराष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल हुआ 1985 में, और ये अंतरराष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल को बोला गया नॉन अलाइंड मूवमेंट यूथ फेस्टिवल। इसके एक्रोनिम बनता है NAMYFEST, यानी नेमी फेस्ट, नेमी फेस्ट 82। वो फेस्टिवल इतना बड़ा था कि पूरे दिल्ली को बुक कर लिया गया था, चाहे वो श्री फोर्ट ऑडिटोरियम हो, दिल्ली के सारे कॉलेजेस हों, जितने भी हॉल्स हैं, और उस पे 33 मुल्क, 33 कंट्रीज आए थे, और 2000 यहाँ पर स्टूडेंट थे, जो कि या यूथ आर्टिस्ट बल्कि मैं कहूँगा पूरे विश्व से आए थे, नॉन अलाइंड मूवमेंट नैम कंट्रीज से भी थे, पूरे हिंदुस्तान की जो यूनिवर्सिटीज के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे, जो कि 4 जोन से जिनको उस वक्त सिलेक्ट करा गया था, म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स और लिटरेचर की एक्टिविटीज, करीबन 22 एक्टिविटीज थी, जिसमें सुगम संगीत भी था। और इस स्टोरी को मैं कट शॉर्ट करते हुए, क्योंकि आपकी गायकी ज्यादा सुनने में, एक बात बताना चाहूंगा, और बड़ी इंटरेस्टिंग है हमारे नाजरीन के लिए, कि जगजीत सिंह जी का नाम हमने सुना है, और कितनी बड़ी एक शख्सियत हुई है। उन्होंने भी यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करा था 1963-64 में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से वो ग्रुप सॉन्ग और सुगम संगीत लेकर आए थे, वोकल सोलो में, जगजीत सिंह जी। और ये ताल कटोरा स्टेडियम में ये यूथ फेस्टिवल होते थे, जो बाद में फिर से 1985 से स्टार्ट हुए। बल्कि वो फेस्टिवल जो थे, उनमें तो पंडित देबू चौधरी ने भी पार्टिसिपेट करा, और हरिप्रसाद चौरसिया ने करा, शिव कुमार शर्मा ने करा, एक्टर अमजद खां थे, इम्तियाज खां थे, यूनुस परवेज थे, वगैरह वगैरह। बहुत आर्टिस्ट वहां से पैदा हुए। डांसर्स में कुमुद छुगानी थी, मुझे याद है, डॉक्टर अनीता सेठ, उन्होंने भी पार्टिसिपेट करा। ये सारे नाम है। बाद में 1985 से पुनरुत्थान जब हुआ, जैसे रेजोरेक्शन बोलते हैं, दोबारा से स्टार्टिंग हुई, और जो आज तक चल रहे हैं 35-36 सालों से, उसके पहले फेस्टिवल के जो गोल्ड मेडलिस्ट रहे, जगजीत सिंह जी ने गोल्ड मेडल जीता सुगम संगीत में 63 में यूथ फेस्टिवल में। कुमार विशु जी को सलाम कि इतनी बड़ी उपलब्धि पूरे देश के सिलेक्टेड लोगों में से गजल गायकी में। और अब मैं पूरा इमोशनल हो गया हूं एक बात कहने में, कि उस वक्त मैंने इनको आंखों से देखा था, एक दुबले पतले छोटे से
यहाँ पर स्टूडेंट आए थे और ये आए थे एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक की तरफ से। और मुझे शब्द याद आ रहे हैं, दुष्यंत कुमार जी की एक गजल थी कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता आपको हूँ। सुना मैं कुमार विष्णु जी से हमारी जी, रिक्वेस्ट जरूर है, सर। सारे नाज़रीन उस गजल को 36 साल पहले बिल्कुल जो सर, गाई फिर से गाइए। बिल्कुल सर। मेरे दिल की बात करिए। क्या बात, अच्छा। मैं जिसे क्या बात, ओढ़ता बिछाता हूँ, वाह 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 वाह, मैं जिसे हाँ 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 हाँ, ओढ़ता बिछाता हूँ, क्या बात है, गजल आपको सुनाता हूँ, हाँ हाँ हाँ, मैं जिसे क्या बात ओढ़ता है, बिछाता हूँ। एक जंगल है तेरी आँखों में, अच्छा, एक जंगल है तेरी आँखों में, हाँ, एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल हाँ 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 हाँ, क्या बात, जाऊँ, क्या बात, ब्यूटीफुल, मैं जहाँ राह भूल जाऊँ, गज़ल आपको सुनाता हूँ, मैं जिसे वाह वाह। देखिए, मैंने ये जो इंटरव्यू चल रहा है, बेशक जी सर, थोड़े से मिनटों के अंदर इतनी बड़ी गाथा आपकी लिख दी कि शुरू में बताया कि जी आप सर, तो भक्ति या डिवोशनल उसके सिंगर के डोमेन में रहे हैं, उसी में नाम है, लेकिन आपकी जो है सुगम संगीत की विभिन्न, मैंने जिस तरीके से बताया, श्रेणियाँ हैं, जॉनर हैं, उसके अंदर चाहे गज़ल गायकी हो, चाहे भजन गीत हो, चाहे शबद हो वगैरह, फ़ोक भी है। तमाम जी सर। चीज़ों में आपकी इतनी बड़ी मशहूरी है। तो और जो 36 साल पहले जो गज़ल गाई, आज आपने फिर से हम आत्मविभोर हो गए। बहुत ही खूबसूरत गाया। थैंक यू सो ये मच जो सर। आपने थैंक यू। गज़ल सुनाई और उससे पहले हमारी बातचीत हो रही थी, वो गज़लों में भी आपका बहुत नाम रहा है। जी, जगजीत सिंह जी की शख्सियत पे कुछ ऐसी बात डालिए जिससे हम सबको फ़ायदा भी हो कि जी उनकी सर। जो गायकी थी वो क्यों फ़र्क थी और उन्होंने क्या ऐसा पाथ ब्रेकिंग सिस्टम लाए वेस्टर्नाइज़ करके, और सुकून और एक मेलोडी और सही जगह पे सही बात को गाना, इसको आप प्लीज़ बताइएगा। आपने बिल्कुल सही कहा सर। काफ़ी कुछ आपने खुद ही बयाँ कर दिया कि जगजीत सिंह जी की गायकी को चंद अल्फ़ाज़ों में बयाँ करना सही में बहुत मुश्किल काम है। एक ऐसी धीर गंभीर प्रकृति के व्यक्ति रहे, वो इतने संजीदा कलाकार थे और उनकी गायकी में क्या नहीं था। और जो सबसे बड़ा एक इंग्रीडिएंट था उनकी गायकी में वो था रूहानियत, सुकून, अच्छा, गंभीरता, सबसे बड़ी बात। गंभीरता जो आज कहीं न कहीं मिसिंग होती है। और मैंने उन्हीं से सीखा कि अच्छा। ज़िंदगी में हमेशा मुश्किलात ही गायकी नहीं होती है। हुँ, केवल मुश्किलात पैदा करके गायकी में हुँ, आप किसी को एक लंबे अरसे तक इम्प्रेस नहीं कर सकते। वेरी गुड। किंतु मेलोडी ऑलवेज विन्स। हुँ, मेलोडी हमेशा जीतती आई है आज तक, चाहे वो नगमे रहे हों, गज़लें रही हों, चाहे किसी भी प्रकार की विधा हो गायकी की, मेलोडी ऑलवेज विन्स। और सादगी जो होती है गायकी में, वो भी आपको कहीं न कहीं एक पहचान दिलाने में कामयाब रहती है। तो बस यही जो अपने से बड़े कलाकारों से सीखा, उसे अपने गायकी में जज़्ब करने की कोशिश की और आज तक भी मैं उसी फ़ॉर्मूले पर हूँ कि भले आप मुश्किल ना गाएँ, किंतु ऐसा गाएँ जो दिल को छू जाए, क्योंकि संगीत पहले यहाँ टच करता है। यदि केवल आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए गा रहे हैं, तो वो गायकी हो ही नहीं सकती। ये आपने इसलिए बात सही कही क्योंकि जी, पिछले 50 साल से मैं भी इस फ़ील्ड में देखता रहा हूँ,
कुछ लोग जो हैं अननेसेसरी, वो उनको कुछ लोग चाहे फॉल्स पॉपुलैरिटी या कुछ भी मिल गई है, लेकिन वो देखने में आता है कि अगर वो सूफी गा रहे हैं या गजल गा रहे हैं तो एक्स्ट्रॉर्डनरी तकरीब की चीज़ें वो वहाँ पर दिखाने लगते हैं कि साहब ये डिफिकल्ट पोजीशन देखिए, अरे साहब ये रागदारी देखिए, ये हमारी गलेबाजी देखिए। और बड़े बड़े लोग हैं, मैं उनको सुनता हूँ, और वो उससे जो मेरे को लगता है बेचैनी बहुत पैदा होती है, और चैनदारी जो है और सुकून जिसे कहते हैं वो होता है सारा का सारा, जो कि मैं आपको इंटरप्ट करूंगा सर। संगीत वक्त का आईना होता है, जैसा वक्त होता है, जैसे इंसान होते हैं, वैसा ही संगीत पॉपुलर होता जाता है। पहले के बोलते लोग बड़े आईने की संगीत बात कर रहे हैं आप। बड़े, हाँ जी, दूसरे बड़े आईने। बड़े बड़े, हाँ जी बिल्कुल बोलते, और बड़े गंभीर प्रकृति के होते थे, बड़े ठहराव होता था उनकी उनकी जिंदगी हाँ में। हाँ तो हाँ, बेचैनी कम हुआ करती थी, तो वही बिल्कुल गायकी में भी होता था। चाहे वो रफी साहब हो, चाहे लता जी हो, चाहे बन्ना डे साहब हो, चाहे हाय हाय, किशोर ये कुमार तो हो। जायंट्स हैं। तो ये सभी गायक जो उस दौर के रहे, प्रोफेशनल सिंगर्स की बात मैं कर रहा हूँ। और क्लासिकल में भी अगर आप देखें तो चाहे पंडित भीमसेन जोशी हो, वाह पंडित जसराज हो, वाह वाह वाह। या और भी कितने अनगिनत जी गायक जी रहे हैं। सबकी गायकी में एक जो गंभीरता और जो शास्त्रीयता का पुट रहा, जो आधार रहा, वो किसी से छिपा नहीं है। तो मैं केवल इतना कहूंगा कि अगर हम केवल सुगम संगीत की बात करें तो आटे में नमक चलता है, नमक में आटा डालते हैं तो गायकी का रूप जो होता है वो विकृत हो जाता है, वो विकृत हो ये बड़ी जाता अच्छी सिमिली दे दी, वाह 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 है। वाह वाह। तो नमक में आटे की बात चलती है दादा। मतलब आप कुछ ऐसी हरकत कह जाएं गाते गाते कि अचानक से आदमी सुनता सुनता हम्म, जाग जाए, उसको हम्म, तो हम कहते हैं हम्म, एकदम से कहीं टच किया। हम्म, अब वही आप राइट फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड आप एक जैसी वो बड़ी चीज खराब बात है अगर रखते कि हैं, आप तो झुंझुला वही रहे हैं, आटे में पब्लिक नमक को और नमक विजिट में कर रहे आटा। हैं, और तालियां भी उन पे आटे कुछ में लोग नमक और बजाते हैं, नमक बड़ा में खराब। आटा, वही वाली बात आ गई सर। आटे में यार नमक और नमक में अजीब आटा। बात है, देखो तालियां भी उनको मिल जाती हैं कई लोगों को। जी श्रोतागण कानसेन भी कम हो रहे हैं अब। नहीं सर, एक्चुअली क्या है सर कि सबकी अपनी अपनी ऑडियंस है, सबके अपने श्रोता है। किसी को भिंडी की सब्जी पसंद है तो किसी को और कोई पसंद है। तो ये तो संगीत का एक व्यंजन है मैं कहूँगा। हम्म, और तरह तरह के व्यंजन हम बनाते हैं। गायकों का काम ही यही होता है, किसको क्या पसंद आ जाए ये तो उसकी उसके श्रोताओं पर डिपेंड करता है, जी निर्भर जी जी जी। करता है। अच्छा, ये हमारी जी गुफ्तगू जो चल रही है कुमार विशु जी, मुझे जी एक सर। बात बताइए कि वैसे तो देखिए आपकी हम सबकी एक जनरल पसंद, जो कि हम लोग उस दौर के निकले हैं, एक दौर निकला है 50s और 60s और अप टू जी मिड सर। 70s रहा, लेकिन 60s को जो हम कहते हैं बॉलीवुड के म्यूजिक को, जो कि जी हिंदुस्तान की सॉफ्ट पावर जिसको बोलते हैं, उस सॉफ्ट पावर में म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, ये सब होता है। तो जी म्यूजिक सर। में जो है हमारा गाने वाला जो है सुगम संगीत, वो हमारे बॉलीवुड की पुरानी विंटेज मेलोडीज जी सर। जिनको कहते हैं, उस पे बहुत रहा। कौन से ऐसे नाम है जो आपको मुतासिर जिन करा? उस दौर के गायकों में जिन्हें हम सुनकर बड़े हुए सर, आपने भी सुना है उन नगमों को, बड़ी बखूबी गाया भी है। मैं आपको सुनता रहता हूँ। हाँ रफी साहब हो गए, किशोर कुमार हो गए, मन्ना डे साहब हो गए, अपने हाँ, आप में लेजेंड्स हैं, मुकेश जी हो गए। आय ये हाय। सब ऐसे गायक हैं कि आज तक अपने आप में मैं समझता हूँ अगर किसी को प्लेबैक सिंगिंग कि किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं, इनके नगमों को सुन ले तो अपने आहा, आप में वो तैयार हो जाता है। ये अपने आहा, आप में स्कूल है, इंस्टीट्यूशंस हैं म्यूजिक की। बिल्कुल तो ठीक। बस उन्हीं के नगमों से सीखा और रफी साहब से मैं बहुत मुतासिर रफी साहब था। का कौन से ऐसे नगमे हैं जो कि गुनगुना सकते हैं हालांकि हमारे दर्शकों मेरा के लिए? आजकल लोग बिल्कुल हूबहू नकल करने की कोशिश करते हैं, मैंने केवल उनका अंदाज लिया। अब वो तो खैर और जी अंदाज जी है। प्लीज। जी बिल्कुल उन हाँ, जैसी इरशाद। आवाज की जो एक जो गंभीरता है वो तो नसीब वालों को मिलती है। नहीं नहीं, रफी साहब को सलाम, वो तो जैसे दिखते थे जी वैसे सर गाते थे। बिल्कुल। जी जी। एहसान तेरा होगा मुझे, दिल चाहता है वो कहने रोज तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल
चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने, एहसान तेरा होगा मुझ पे। तुमने मुझको हंसना सिखाया, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे अब, उड़ उड़ के कहेगे खाक सनम ये दर्द मोहब्बत सहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने, एहसान तेरा होगा मुझ पे। आय हाय, ये तो आपने आंसू निकाल दिए। क्या, इससे बात भी नहीं की जा रही, आप वर्ड्स ही नहीं निकल रहे। क्या गा गए आप, क्या गा गए, क्या आपने सही जगह क्या मुर्की देनी है। अदरवाइज शांत भाव से मेलोडी और रोमांटिसिज्म और सैडनेस के साथ जो आपने रफ़ी साहब को उतार दिया, कॉपी नहीं करी, फीलिंग्स दी, आवाज की मधुरता, माधुर्य जिसे कहते हैं, दैट इज हमारी तरफ से such a commendable performance that you're going today, Kumar Vishu ji. We are so much impressed, captivated by your outstanding voice. This is marvelous. Our huge salute. बहुत मजा आ गया। अच्छा ये बताइए, रफी साहब के अलावा और कौन सा ऐसा सिंगर, जो कई सिंगर्स थे जिससे आप मुतासिर हुए? किशोर कुमार सर। जब क्या हम बात। लोग सो कॉल्ड अपनी ऐसी उम्र में थे जिसको हम लड़कपन कहते हैं, तो अच्छा। यही दो गायक थे जो जिन्हें हम सबसे ज्यादा सुना करते थे। हाँ, फिल्मी मल्टी गीतों को डायमेंशनल। आज का युवा मल्टी आप डायमेंशनल थे। सुनाइएगा प्लीज। तो जी सर, मैं किशोर कुमार जी का एक नगमा जो मुझे बेहद पसंद है वो सुनाता हूँ। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, बिरजू बेकार की बातों में भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का क्या बात, क्या बात, मजा मजा बहुत ज्यादा। प्यारे दोस्तों, जो बोलते हैं आईने के जितने भी दर्शक हैं, आप इस वक्त सुन रहे हैं कुमार विशु जी को, जो कि भक्ति संगीत के एक डिवोशनल सिंगर पूरी वर्ल्ड के मशहूर हैं, और अलावा इसके उनकी गायकी जो है, वो चाहे वो गीत हो, गजल हो, फोक हो, सब में ही बराबरी से है। तो
तो ये हमारा सौभाग्य है कि इतने बड़े सिंगर को हम डायरेक्टली सुन रहे हैं। कुमार विशु जी से मैं एक ही जानना चाहूंगा कि हमने जी सर। 50s 60s के बॉलीवुड की म्यूजिक की बात करी, और जी सर। उस वक्त के जो म्यूजिक डायरेक्टर वो भी और लिरिसिस्ट दोनों, बाकी तो सारी थी, लेकिन लिरिसिस्ट और म्यूजिक डायरेक्टर्स का अपना एक बड़ा भारी रोल था, जिनकी जी सर। मेलोडी को आज तक हम सस्टेन कर रहे हैं और करते रहेंगे, एवरग्रीन है। ऐसे कौन से ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर या लिरिसिस्ट आपकी दिमाग से इस वक्त आप शेयर कर सकेंगे हम सबके, जो अच्छे लगते हैं आप? क्योंकि गजलें हमेशा से मेरा पहला प्यार रही, अच्छा। और भजनों से पहले मैं गजलें ही गाया करता था। अच्छा। आप भी ये जानते हैं, मेरी शुरुआत ही हाँ गजलों हाँ से हाँ हुई हाँ। थी। वो तो ऊपर वाले की दुआ ऐसी रही, कृपा रही कि मुझे भजनों में मुकाम मिला। जी जी। तो मैं अगर गजलों की बात करूं, तो अच्छा। सबसे पहला नाम जो मेरी जहन में आता है म्यूजिक डायरेक्टर, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर जिनकी कंपोजिशंस गाना मेरे ख्याल से हर गायक अपना सौभाग्य समझता था। लता जी ने भी उनकी काफी गजलें गाई, मदन मोहन साहब। हाय हाय। मैं समझता हूँ नेचुरली मैं उन्हीं का ही समझता हूँ नाम आएगा। इस जी जी इससे बेहतर कंपोजिशंस शायद फिल्मी गजलों में मुझे नहीं याद पड़ता किसी नहीं। और म्यूजिक डायरेक्टर ने की होंगी, जरूर की होंगी, किंतु वो खास जाने जाते थे अपनी एक खास अंदाज के लिए, ठीक कह जिस रहे तरह की वो कंपोजिशंस किया हैं। जी जी करते जी थे। जी जी जी। और बाकी पॉपुलर म्यूजिक में तो बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर जिनसे हम मुतासिर रहे, इम्प्रेस्ड रहे, जिनमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हैं, कल्याण जी आनंद जी हैं, खयाम साहब हैं, नौशाद जी हैं, और पुराने डायरेक्टर्स में रवि जी हैं, शंकर जयकिशन। जिन्होंने सदा सदा शंकर जयकिशन एस डी सदाबहार बर्मन। नगमे जो एस डी होते थे। बर्मन साहब। आर डी बर्मन साहब को अगर मैं कहूँ तो एस आहा, डी बर्मन और आर डी एस- बर्मन बोथ जी 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 लेजेंड्स। जी। तो रोशन साहब को तो इन और लोगों के नगमे हैं, रोशन साहब। रोशन साहब। हाँ जी बिल्कुल। हाँ। और रवि साहब का जिक्र इसलिए कि मैंने जिंदगी का जो एक ऐसा यादगार भजन गाया, अच्छा। बातों बातों में जिक्र कर रहा हूं मैं इसका, जी। जो यादगार जिसकी वजह से मैं पहचाना जाता हूँ, वो हाँ भी उन्हीं की बनाई एक धुन पर आधारित था। और वो एक दौर था सन 2000 में, जब फिल्मी धुनों पर आधारित भजन बनाए जाते थे टी सीरीज में भी। हाँ बिल्कुल है। आज तो कॉपीराइट्स के बहुत इश्यूज हो जाते हैं, जी। किंतु वो दौर था। तो हम्म। मुझे एक भजन गाने को मिला, जब वो मुझे दिया गया तो मैंने केवल एक बात कही कि ये तो फिल्मी धुन पर है। तो लेकिन जब मैंने उसका साहित्य पढ़ा, लिटरेचर पढ़ा, जो मुझे गाना था, मैं इतना अच्छा। इम्प्रेस हुआ। अच्छा। जी। और वो इतना पॉपुलर हुआ, अगर मैं उसके नहीं नहीं अल्फाज आपको प्लीज, बता दूं। वो तो जब जी, इतनी कभी एंग्जाइटी पढ़ा प्यासे रहे को हैं। पानी पिलाया नहीं, कभी हाँ प्यासे को हाँ। पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। हाँ। बस इसी भजन वाह ने मुझे वाह वाह। अ, देखिए, यहाँ तो वो विश याद आ गई कि बढ़ा के प्यास मेरी उसने हाथ खींच लिया। तो वाह वाह आप प्यास वाह बढ़ा सर, दी। क्या बात। अब आप सुनाइए वो कौन सी है? जी जी सर, ये उन्हीं की बनाई एक धुन पर आधारित था कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त आहा, लम्हे चुराता। क्या हमराज। और यहीं से इंस्पिरेशनल भजन्स का मेरा वो दौर शुरू हुआ, और आज तक मैं कोशिश करता हूँ अपने हर भजन में कोई ना कोई मैसेज, कोई ना तो कोई ये तो महेंद्र संदेश। कपूर जी का शायद ओरिजिनली गाया था ना? हाँ जी, ओरिजिनली, हाँ जी हाँ जी। लेकिन लोग शायद वो धुन भूल गए जब उन्होंने इस रचना को सुना, अच्छा। क्योंकि इसका लिटरेचर, इसका साहित्य इतना स्ट्रांग था। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा, वाह। कभी प्यासे को पानी।
बहुत ही अच्छा, बहुत मार्मिक और दिल को छूने वाला आपने वचन सुनाया। और ये रवि साहब को खिराज अकीदत भी हम पेश करते हैं इस गाने के थ्रू, जो आपने इतनी रूमानियत और पुरानी जिंदगी के वो सुनहरे पल हमको याद करा दिए 60s 70s तक के ये पूरी जर्नी से हम बहुत सीख रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कुमार विशु जी के एक फिल्म में आपने टाइटल सॉन्ग गाया, और ये एक फिल्म शायद करीम मोहम्मद मैंने सुना था, जिसपे यशपाल शर्मा जी जो बड़े अच्छे एक्टर हैं उसके हीरो थे, और ये कोई बक्करवाल शायद कम्युनिटी है कम्युनिटी पर, उस पे आधारित कश्मीर। फिल्म बनी, फीचर फिल्म है बल्कि। तो इसका कोई टाइटल सॉन्ग शायद आपने गाया, वो कौन सा था? वो भी एक तरह से मैं कहूँगा एक इंस्पिरेशनल सॉन्ग था। अच्छा। म्यूजिक डायरेक्टर हमेशा वही नगमा उस गायक को देते हैं गाने को जिस पर उसकी वॉइस सूट करती है। और जब मुझे नगमा दिया गया तो यही सोच कर दिया गया था कि हम कहीं ना कहीं इस रचना के माध्यम से फिल्म में भी एक संदेश दे सके। ये एक एक्सट्रीमिज्म पर बेस्ड थी, कश्मीर में जो एक्सट्रीमिज्म था, और बकरवाल कम्युनिटी जो सर्दियों में हाइट से प्लेन्स में आ जाती है, और जब गर्मियां होती हैं तो प्लेन से वो लोग हाइट्स पर जाते हैं। उनका सफर जो होता है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे वो तय करते रहते हैं पूरे साल, और उस दौरान उनको किस प्रकार के आतंकवाद का सामना करना पड़ता है। वो फिल्म प्रोड्यूस भी दिल्ली में हुई थी, और जो शूट हुई थी वो हिमाचल की वादियों में। मुझे इसका टाइटल सॉन्ग गाने का सौभाग्य मिला था करीबन 4 साल पहले। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, एक पॉइंट में और वो सोच रहा था आपसे अपने नाजरीन के लिए खासकर, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं पिछले कुछ 15-12 सालों में जो रियलिटी शोज जो चल रहे हैं टेलीविजन पे, और उन पे हमारा फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, दिस इज अ बेन और बून, दिस इज वी हैव टू थिंक ऑन, बट आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न दैट वी हैव बीन वाचिंग द रियलिटी शोज, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। लेकिन उसके साथ एक मेरा पर्सनल ओपिनियन और मेरे साथ कई लोगों का है कि एक तरीके का यूज करा और फेंक दिया, कॉपी पेस्ट कंप्यूटर की भाषा में बोल दिया जाए, और जो सिंगर आए उनको खड़ा कर दिया, तालियां बजाएं, ये करा, या उस पे ये भी हो जाता है, कभी कहते हैं कि भी फिक्स किसी को करना ही करना है, वो कर दिया। उससे इमोशनल अत्याचार भी कईयों पे हो रहा होता है जो कि वास्तव में गाने वाले हैं। और बल्कि एक शहरयार साहब का शेर मेरे को बड़ा खूबसूरत याद आ गया अभी, कि देखिए जो बुरा था वो हो गया अच्छा कैसे, शहरयार साहब ने कहा है, जो बड़े जिन्हें उमराव जान वगैरह के गाने लिखे, बड़े भारी मकबूल शायर हुए हैं, कि जो बुरा था वो हो गया अच्छा कैसे, और वक्त के इस दौर से मैं गुजरा कैसे। यानी जिन बातों को हम मानते ही नहीं थे, हम कहते थे संगीत क्या होता है, गुरु शिष्य परंपरा, एक दूसरे से सीख के कंडा बनवा के, एक मेहनत होती है, कई कई 10-10 12-12 घंटे, कई साल, फिर आपको यहाँ आपको कोई फिल्मों का कोई गाना दे दिया और वो थोड़ा सा वगैरह जिस तरीके से होते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा रहा। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इस तरीके के शोज जो हो रहे हैं उससे फायदा है या नुकसान हो रहा है, और क्या किया जा सकता है? सबसे पहली बात तो सर, जितने रियलिटी शोज हैं हमारे दौर में नहीं हुआ करते थे। हम लोग ऐसे शो से महरूम रहे, लेकिन हम संघर्ष करके आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इन प्लेटफॉर्म से एक अच्छी बात केवल यही होती है कि जो अपकमिंग सिंगर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म अवश्य मिलता है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म से फायदा केवल चंद ही लोगों का होता है, और ये बात किसी से छिपी नहीं है। कई बार तो यहाँ तक होता है कि विनर जो है वो केवल ट्रॉफी लेकर जरूर जाता है, पुरस्कार की राशि लेकर जाता है, लेकिन जीवन में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाता जो उसे मिलना चाहिए। जबकि उसी कंपटीशन से पार्टिसिपेट किए हुए अन्य प्रतियोगी जीवन में उनसे कहीं ज्यादा बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं। इसके बहुत से एग्जाम्पल्स आज के युग में भी हमारे पास हैं। जैसे आज के युग के सबसे प्रचलित गायक अरिजीत सिंह कई रियलिटी शो में हार चुके थे। He was not the winner, but still he made his place in the industry. और एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ गायक ऐसे हैं जो ऐसे शो से निकले और जिन्होंने मुकाम बनाया, जिनमें सुनिधि चौहान है, श्रेया घोषाल है। तो
ये जरूरी नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म हमेशा ही आपको सफलता का रास्ता दें। और फाइनली वहां आप देते क्या है गाने को, पार्टिसिपेंट्स को केवल वो नगमे देते हैं जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश सिंगर्स ने गाए हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लें, वहां पर एक कमेंट मुझे हमेशा चुभता है, चाहे वो कोई भी जज साहिबान हो, कि आपने उनसे बेहतर गाया। ये शब्द मुझे बहुत चुभते हैं। आप कभी रफी साहब से बेहतर नहीं गा सकते, आप कभी सोनू निगम से बेहतर नहीं गा सकते। कारण ये आपने अच्छा गाया, ये एक कमेंट बहुत अच्छा है, किंतु आपने उनसे भी अच्छा गाया, ये दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओरिजिनल से भी अच्छा गा गए वो को बोलते हैं। हाँ, ये शब्द मुझे बहुत चुभते, मुझे भी बड़ा खराब लगता है सर। इसका एक रीजन भी मैं बताता हूँ, क्योंकि उनको जब ये रचनाएं मिली, उन्होंने पहली बार उसे गाकर प्रूव किया और हिट किया, जनमानस तक पहुंचाया, घर घर तक पहुंचाया। आज आप उनके गाए नगमों को गाते हैं तो केवल आप रियाज कर रहे हैं, उन्हें गाकर अपना गला तैयार कर रहे हैं। किंतु उनके नगमे गाकर अगर आप सोचते हैं कि आपका एक मुकाम मिल जाएगा आपको, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। फाइनली द ओरिजिनलिटी विंस। आपकी आवाज में मौलिकता क्या है, ओरिजिनलिटी क्या है, आपकी आवाज का गुण धर्म क्या है, जिससे आप लोगों को इंप्रेस कर सकें। अगर मैंने गजलें गाना शुरू की, लेकिन मुझे लोगों ने प्यार भजनों में दिया, यानी कहीं ना कहीं मैं गलत था, शायद उनको मेरी आवाज भजनों में ज्यादा अच्छी लगी। गजलें भले मैं आज गाता हूं, किंतु भजन में उनको ऑडियंस इज द बेस्ट जज। वो जानते हैं कि इसकी आवाज हाँ, और जो ऑडियंस डिसाइड करती है, दैट इज अबाउट ऑल। तो ये कॉम्पिटिशन सर कुछ टीआरपीस के लिए, कुछ प्राइज मनी के लिए और एक प्लेटफॉर्म के लिए अच्छे हैं, लेकिन लॉन्ग रन के लिए मैं हमेशा यंगस्टर्स को बोलता हूँ, ओरिजिनलिटी ऑलवेज काउंट्स। और जितने रियलिटी शो के ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको भी कहता हूँ कि आप केवल वादे ना करें हम इन्हें फिल्म में गवाएंगे, उससे अच्छा आप एक ओरिजिनल कंपोजिशन राउंड ऐड करें उस कंपटीशन में, जो हर पार्टिसिपेंट को दिया जाए, और उस ओरिजिनल कंपोजिशन को किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर की हो, वो उसको कैसे निभा पाते हैं, वो एक पैमाना होना चाहिए। क्योंकि फाइनली अगर आप उनको फिल्म में भी गवाएंगे तो वहां भी ओरिजिनलिटी काउंट करेगी। वहां आप ये सोच के नहीं गवाएंगे कि फला सिंगर की आवाज इससे मिलती है, फला सिंगर की आवाज इससे मिलती है, इसलिए हमने इसको प्राइज दिया। या क्योंकि जब तक ओरिजिनल, when the original is alive, nobody listens to the duplicate. बिल्कुल, that is above all. बिल्कुल। जब तक रफी साहब इस इंडस्ट्री में थे, उनके आसपास जितने सिंगर उनकी नकल किया करते थे, वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए। तो ये हमें यंगस्टर्स को बताना है कि आपको संघर्ष करते रहना है, तैयारी करते रहनी है। फाइनली किसी ना किसी दिन नॉक करेगी किस्मत आपकी, जल्दबाजी नहीं। जो टैलेंट 10 साल की उम्र में यंग टैलेंट या यंग वॉइस ऑफ वंडर बन जाते हैं, उनके लिए 60 साल का सफर तय करना बहुत मुश्किल काम है। और पहले गायक देर से आते थे, देर तक रहते थे। आज जल्दी आते हैं, जल्दी जाते हैं। ये है, बहुत अच्छी तमसील दी आपने जी। अच्छा कुमार विशु जी, अब आखिरी क्षणों में हम पहुंच गए हैं। एक दो छोटे से सवाल मैं पूछना चाहूंगा, और वक्त तो ये है कि आज का जो दौर है वो हम देख रहे हैं, और उससे पहले कि मैं अपने मेन सवाल पे आऊं, तो उस पे मैं एक बात, राजेंद्र कृष्ण जी एक बड़े फेमस लिरिसिस्ट हुए हैं जो जी, उन्होंने एक गाना जब लिखा था कि कल चमन था आज सहरा हुआ, देखते ही देखते ये हुआ, क्या हाय 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 हाय। तो ये महामारी जो कोरोना की, मेरी उसकी तरफ इशारा है, पूरे 2020 को खा गया, और 2021 में भी कभी ऊपर कभी नीचे ईसीजी पड़ता है आदमी की दिमाग का, अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है। आदमी बहुत परेशान है, जेलों में बंद है, कोठरियों में बंद है, खाना पीना, और सबसे बड़ी दुश्वारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की रही है पूरी दुनिया में, उसके ऊपर तो बहुत बड़ा एक हथौड़ा पड़ गया है। छोटे छोटे बड़े बड़े अकम्पने, ढोलक बजाने वाले, मजीरा बजाने वाले, गिटार बजाने वाले, कीबोर्ड बजाने वाले, बांसुरी बजाने वाले, गायक, ये सब के सब पब्लिक शोज भजन के या दूसरे सब खत्म हो गया। इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? सर केवल इतना कहूंगा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ कभी भी सरकारों का ध्यान रहा ही नहीं। गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ दिस इंडस्ट्री टू, बिकॉज सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है, आई थिंक मुंबई में भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आता है। और कोरोना के समय में जितना
कलाकारों ने सफर किया है, शायद ही किसी इंडस्ट्री ने किया, और किया सभी ने, अपने स्तर पर सभी ने किया है, लेबर क्लास ने किया है, सभी लोगों ने किया है। किंतु म्यूजिशियंस जो होते हैं वो अपनी कला से लोगों का दिल लुभा कर अपनी अर्निंग्स करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो जब तक आप उनको सुकून नहीं देंगे या उनको वो कंफर्ट जोन नहीं देंगे, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपकी किसी खुशी के माहौल में वो आकर अपना बेस्ट दे सकते हैं। पैसा देकर तो आप किसी भी कलाकार को बुलाकर सुन सकते हैं, किंतु अंतरात्मा से किसी गायक को सुन पाना ये नसीब वालों को मिलता है सर। तो मैं कोरोना काल में केवल इतना कहूंगा कि हिम्मत ना हारें, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। तो ये मुश्किलात तो हमें, ये मुश्किलात तो सर हमें परखने के लिए आते हैं, और परखा है। इस एक साल ने हमें बहुत सिखाया भी है। इसको अगर हम पॉजिटिवली लें तो शायद जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से जरूर मैं कहूंगा कि प्लीज डू समथिंग फॉर दिस इंडस्ट्री। वो लोग जो लोअर लेवल पर काम करते हैं, चाहे वो म्यूजिशियंस हो, चाहे सिंगर्स हो, चाहे उस इंडस्ट्री से जुड़ी और भी बहुत से एवेन्यूज होते हैं, तो उन लोगों ने बहुत सफर किया है, उनका ध्यान जरूर करें। बहुत अच्छा लगा सुन के। कुमार विष्णु जी, ये बताइए कि हमारे तो तमाम सवाल जो है हमने जो पूछने थे नाजरीन की मार्फत, वो तो सब खत्म हो गए हैं। आपकी तरफ से कोई ऐसी बात बोलते आईने के दर्शकों को एक मैसेज देना चाहेंगे या अपनी फीलिंग कन्वे करना चाहेंगे? प्लीज करिएगा सर। काफी चीजें आपने कवर की मेरे जीवन से जुड़ी, और मैंने शुरुआत में ही कहा था, मेरा सौभाग्य कि आप मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं और मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो मेरे लिए ये एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि आपने मेरा जो सफर है, संगीत का सफर, वो डे 1 से देखा है। डे 1 से आज तक मुझे आप प्यार करते हैं, अपना आशीर्वाद देते आए हैं। मैं केवल इतना कहूंगा, जितना मैंने ओवर द इयर्स स्पिरिचुअलिटी से, भजन के माध्यम से सीखा है, लोगों तक पहुंचाया है, वो मेरे भजनों में दिखता भी है। कुछ पंक्तियां पढ़े देता हूँ सर, बहुत साधारण है किंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ के लिए। कि चांद की भी दूरियां कम हो गई विज्ञान से, चांद की भी दूरियां कम हो गई विज्ञान से, पर दिलों की दूरियां न कम हुई इंसान से। वाह। चांद की भी दूरियां कम हो गई विज्ञान से, पर दिलों की दूरियां न कम हुई इंसान से। हम कभी मूरत कभी सूरत के आगे झुक गए, एक बराबर फासला फिर भी रहा भगवान से। खोल डाला देह की नस नस की गांठों को मगर, खोल डाला देह की नस नस की गांठों को मगर, कुछ अजूबे राज फिर भी रह गए अनजान से। हार के पूछा फकीरों से। एक मुकाम ऐसा आता है जिंदगी में, जब आप सब कुछ हासिल कर लेते हैं और फिर आपको लगता है कि मैंने जिंदगी में शायद कुछ छूट गया मुझसे। और वो क्या छूटा? वो क्या छूटा कि आपने कभी खुद से बात ही नहीं की, आपने खुद के अंदर कभी झांकने की कोशिश ही नहीं की। बस यही भगवान तक पहुंचने का, उस ऊपर वाले से, उस खुदा तक पहुंचने का एक रास्ता है। कि हार के पूछा फकीरों से तो उत्तर क्या मिला, हार के पूछा फकीरों से तो उत्तर क्या मिला, कि रास्ते रब के मिलेंगे सिर्फ अंतर ज्ञान से। एवरीथिंग इज देयर इनसाइड, एवरीथिंग इज देयर इनसाइड। खुशबू चंदन में बसी मधुरता रसधार में, दिल में बसते हैं प्रभु, दिल में बसते हैं प्रभु, तू ढूंढता बाजार में, वो कहीं नहीं है। सर ये हमारे दिल का मुगालता है, हम अपने ख्यालों में है कि पता नहीं कहाँ मिलेंगे। तो हम तो संगीत के माध्यम से, आप जैसे हमारे, मैं कहूँगा वेल विशर्स के माध्यम से उसको पा लेते हैं। आज आपसे मिला तो मुझे मेरा खुदा मिल गया, मुझे मेरा ईश्वर मिल गया। देखिए, सो नाइस ऑफ यू सर, बहुत अच्छा लगा। और अंत में यही अहमद फराज साहब की लाइनें याद आ रही हैं, अल्फाज कि अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। बहुत अच्छी मुलाकात रही, एक गुफ्तगू आपसे कुमार विष्णु जी। इतना बेहतरीन आपने गाने, गज़लें, भजन, चौपाइयाँ सब सुनाई। हमारे तमाम जो बोलते आईने के दर्शक हैं उनकी तरफ से एक पूरा प्यार भरा आपको सलूट, और सलूट के साथ नमस्कार, प्रणाम, थैंक यू वेरी मच। और अगली कली में एक फिर से हम मुलाकात होगी। मैं अपने नाजरीन को बताऊंगा कि आज जिस तरीके से हमने सुना कुमार विष्णु जी को, अगले अंक में एक और बड़े कलाकार के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक आपसे विदा, थैंक यू। बोलते आईने
बोलते